हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जो मर चुकी है। तभी वहां भाग के फू टिंगचन आता है जो हमारी स्टोरी का मेन लीड है और वो उसे जाके कहता है, तुम क्यों चली गई? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था वान वान, सब कुछ मेरी ही गलती है, तुम मुझे छोड़ के चली गई। मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता था, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे पता है तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी। और वो उसे उठा के वहां से ले जाता है। पीछे हम देखते हैं कि वान वान की सोल वहीं खड़ी है जो कहती है कि फू टिंगचन, तुम्हारी ही वजह से मेरी डेथ हुई है क्योंकि तुम हमेशा मुझे कैद करके रखना चाहते थे। और हम देखते हैं फू टिंगचन ऑर्डर देता है अंकल याओ को कि पता लगाओ मेरी वाइफ की मौत कैसे हुई है। तभी अंकल याओ कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ की मौत उसी के अंकल की वजह से हुई है, उन्होंने उसे मारा है। हम देखते हैं कि वान वान के अंकल को रस्सियों से बांध के रखा है। तभी फू टिंगचन उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वान वान को मारने की? अब तुम भी मर जाओगे। और वो ऑर्डर देता है कि इसे स्नेक के पास ले जाया जाए। तभी उसका अंकल कहता है कि मुझे मार के कोई फायदा नहीं होगा, वान वान तो वैसे भी जा चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं फू टिंगचन अंकल याओ के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ कुछ देर अकेला रहना है, प्लीज आप सबको यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। और वो अपनी वाइफ के साथ अकेला है, जहाँ उसकी कब्र बनी है वहीं पे वो उसके साथ खड़ा है और उसके हाथ में वही रोज है जो वान वान को बहुत ज्यादा पसंद था। तभी वो उस रोज को आग लगा देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ये रोज बहुत ज्यादा पसंद था। और अपने हाथ उसके हाथ से बांध देता है और वो उसे किस कर देता है। ये सब वान वान की सोल देख रही है और जो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, वो मेरे लिए अपनी जान देने वाला है। और वो भी उसके साथ मर जाता है। हम देखते हैं कि वान वान की आंख खुलती है उसके बेड पे और वो देखती ये क्या हो रहा है। तभी बाहर उसके अंकल आंटी और उनकी बेटी बात कर रहे हैं कि अरे 2 दिन हो गए इसे कोमा में गए हुए, अगर इसे कुछ हो गया तो फू फैमिली हमें छोड़ेगी नहीं। हम देखते हैं वान वान को याद आता है कि अरे ये तो 1 साल पहले की बात है, लगता है मेरा जन्म फिर से हुआ है ताकि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि बाहर ही उसके अंकल और आंटी खड़े हैं। तभी आंटी अपनी बेटी शैनशी को कहती है कि बेटा तुमने इसे हर्ट क्यों किया, अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तभी शैनशी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसे धक्का दे दूंगी और ये कोमा में चली जाएगी। हम देखते हैं नीचे फू फैमिली से अंकल याओ आते हैं और वो उसके लिए वेडिंग गिफ्ट लेके आए हैं और वो पूरी शैन फैमिली को उन वेडिंग गिफ्ट्स को दिखाते हैं कि मैं हमारी यंग मास्टर के लिए ये सब लेके आया हूँ, जिसमें एक विला का कार्ड है और एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है जिससे जो भी शॉपिंग करनी हो वो कर सकती है। ये देख के शैन फैमिली हैरान हो जाती है। तभी उसके अंकल कहते हैं ये तो वेडिंग गिफ्ट है और ये वान वान के लिए है, वो अभी कोमा में है, जब वो उठेगी हम उसे आपके पास भेज देंगे, लेकिन अभी वो उठी नहीं है तो उसके बिहाफ में हम ये गिफ्ट्स ले लेंगे। तभी वहाँ पे वान वान आ जाती है जो कहती है कि आंटी, तो उसके अंकल और आंटी उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता है 2 दिन से हम सोए नहीं हैं क्योंकि तुम्हारी तबीयत ऐसी थी। तभी वो कहती है कोई बात नहीं आंटी, और वो जाके अंकल याओ के पास बैठ जाती है और वो कहती है आंटी क्या आपने ये एक्सेप्ट कर ली? तभी उसकी आंटी कहती है कि ये फू फैमिली ने दी है तो हमें एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना। तो उसके अंकल भी कहते हैं कि हाँ बेटा हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी उसकी आंटी कहती है कि हाँ बेटा तुम्हारे अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी वान वान कहती है कि अरे अंकल याओ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर हम गिफ्ट्स ले रहे हैं तो हमें डाउरी भी तो प्रिपेयर करनी होगी। अंकल जो हॉस्पिटल ग्रैंडपा ने मेरे नाम पे किया था उसे ही हम फू फैमिली को डाउरी के रूप में देंगे। ये सब सुन के उसके अंकल और आंटी हैरान हो जाते हैं और अंकल याओ कहते हैं चलो बेटा हमारे साथ चलो, और वो उनके साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद अंकल कहते हैं अब क्या होगा? तभी उनकी बेटी कहती है कि अरे पापा आप तो उन सब चीजों को बेच चुके हो। तभी उसकी मॉम कहती है हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो उसके डैड कहते हैं कि हमें वो सब वापस लेके इसे देना ही होगा क्योंकि हम फू फैमिली से दुश्मनी नहीं मोड़ सकते हैं, अब हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। और वो चाय का कप गुस्से में नीचे रख देता है। हम देखते हैं कि वान वान फू फैमिली में आती है जहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स उसे ग्रीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात फू टिंगचन को पता चलती है कि उसकी फियोंसे आज घर आई हुई है। तभी वो कहता है कि अरे ऐसा है क्या, तो मैं क्या करूं? तभी उसे पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड भी वहाँ हैं जो उसके ग्रैंडपा को फोर्स कर रहे हैं कि उस लड़की से फू टिंगचन की शादी नहीं होनी चाहिए। तो वो कहता है कि
कि वो कौन होते हैं मेरी लाइफ का फैसला लेने वाले, मैं उससे अभी मिलने चाहूंगा। और वो अपनी सिगरेट बुझाता है और उसे याद आता है कि वान वान बचपन में कैसी थी, वो हमेशा ही रोती रहती थी। तभी वो कहता है अब मैं तुम्हें आज देखूंगा कि अब तुम कैसी हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ओल्ड मास्टर फू वहाँ बैठे हैं और उसके बेटा और बहू भी वहाँ बैठे हैं। तभी उसका बेटा कहता है कि डैड, मैं आपका बेटा हूँ और मेरा बेटा है फू टिंगचिन, मैं नहीं चाहता उसकी शादी वान वान से हो, क्योंकि हम दोनों फैमिलीज का कोई भी मैच नहीं है। वैसे भी वान वान की फैमिली हमें कोई भी डाउरी गिफ्ट नहीं कर रही है, ऊपर से वान वान तो अनाथ है। ये सुन के ओल्ड फू कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? उसे मैंने पहले ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ चुन लिया था जब मैंने उसके ग्रैंडपा से ये वादा किया था। और तुम्हें पता है कि मैं उसे यहाँ क्यों लाना चाहता हूँ, ताकि वो हमारे बेटे को यानी कि फू टिंगचिन को संभाल सके। अब तुम निकलो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन सब की बातें वहाँ खड़ी वान वान सुन लेती है। तभी ओल्ड मास्टर फू कहते हैं अरे बेटा यहाँ आओ, और वो आके बैठ जाती है। तो ओल्ड मास्टर फू कहते हैं कि अरे सिली गर्ल, तुम ठीक हो? तभी वान वान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे जियांग फैमिली की डॉटर जियांग जिंगटॉन आ जाती है। तो ग्रैंडपा उसे भी ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि जियांग बेटा तुम कैसी हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि जियांग तुम्हें पता है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है, यानी कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ फू टिंगचियान की वाइफ है। तभी वहाँ पे फू टिंगचियान आने वाला है और जिंगटॉन फू टिंगचियान के बारे में कहती है और कहती है वान वान तुम्हें याद है ना क्या रूमर्स फैल रहे हैं, क्या तुम डर रही हो? तभी वो कहती है मैं डर नहीं रही, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। और वो अपनी चेयर से उठती है और उसके पास जाने लगती है। तभी जिंगटॉन अपना पैर लगा देती है और वो सीधे जाके फू टिंगचियान की बाहों में गिर जाती है और उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है। तभी ग्रैंडमा कहते हैं ये हुई ना खुशी की बात, मुझे तुम दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम देखते हैं वो सब डिनर टेबल पे है। तभी जिंगटोंग ग्रैंडपा को कहती है कि ग्रैंडपा मैं आपको खाना सर्व करती हूँ, ये आपकी फेवरेट डिश है ना? तभी ग्रैंडपा खुश होके कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे याद है? तभी कुछ देर के बाद वान वान कहती है कि ग्रैंडमा ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तभी वो कहती है कि आपको तो पता है मैंने मेडिसिन स्टडी की है और ऊपर से एक्यूपेंचर भी सीखा है अपने ग्रैंडपा से पिछले 7 सालों से। मैं आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप 100 साल जिए। तभी ग्रैंडमा कहते हैं हाँ बेटा तुम हो तो मुझे किस बात की टेंशन है। तभी जिंगटॉन फू टिंगचियान को खाना सर्व करती है और फू टिंगचियान कहता है कि अंकल याओ इस प्लेट को कुत्तों को दे दो, और उस प्लेट को वहाँ से उठाया जाता है। तभी वो इशारों में वान वान को कहता है और वान वान अपने ही चम्मच से उसे खाना सर्व करने लगती है। तभी वो उसी के चम्मच से खाना खा लेता है। ये सब जिंगटोंग देखती है और कहती है कि फू टिंगचिन मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हारा हमेशा इंतजार किया है, तुम वान वान की वजह से मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं रात में वान वान सोई हुई है। तभी उसे सपना आता है कि फू टिंगचियान की आंखें रेड हो गई हैं और उसके साथ कुछ गड़बड़ है। तभी वो उठती है और वो बाहर बारिश होते देखती है और उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और वो कैंडल लेके बाहर गई है और वो फू टिंगचियान के रूम के बाहर बहुत सारे लोगों को देखती है और वहीं पे ग्रैंडमा भी खड़े हैं। तभी वो ग्रैंडपा से कहती है यहाँ हो क्या रहा है? हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को चोट लगी है। तभी वान वान कहती है ग्रैंडपा मुझे अंदर जाने दो, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो मेरा हस्बैंड है। तो ग्रैंडपा कहते हैं अभी तुम्हारा अंदर जाना ठीक नहीं है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अभी उन्हें सीवियर अटैक आया है। इस बात का तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, तुम अंदर जाके क्या करोगी? और वो फिर से ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरा अंदर जाना बनता है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो अंदर देखती है फू टिंगचियान को तो लोहे की जंजीरों से बांधा है। तभी वो उसके पास जाके कहती है फू टिंगचियान। जैसे ही वो उसके पास जाती है उसकी आंखें रेड है और वो उसे मारने पे उतावला हो रहा है। तभी वो उसे टच करने वाली है, लेकिन वो अपनी हाथ में बंधी हुई लोहे की जंजीरों को तोड़ के उसका गला पकड़ लेता है और वहाँ अंकल चाओ ये देख लेते हैं और वो चिल्लाते जल्दी से आओ यंग मैडम को बचाओ, जल्दी से आओ यंग मैडम को बचाओ। दूसरी तरफ फू टिंगचियान वान वान का गला जोर से पकड़ता है। तभी वान वान सोचती है मैं क्या करूँ और वो एकदम से उसे किस कर देती है और हम देखते हैं फू टिंगचियान थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और उसे याद आता है कि कैसे बर्फ में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और उसकी आंखें धीरे धीरे लाइट होने लगती हैं और वो उसे धक्का दे देता है। तभी वो उसके पास आने लगता है, लेकिन
लेकिन वो अपने एक्यूपेंचर से उसे सुई चुभोती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो उसे संभाल लेती है। ये सब वहाँ खड़े सब लोग देखते हैं और ग्रैंडपा भी अंदर आते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि यंग मैडम ने तो सर को बचा लिया, उनकी तबीयत अब ठीक है। कुछ देर के बाद फू टिंगचान भी उठता है। तो वान वान कहती है तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा। तो फू टिंगचान कहता है मुझे जरूरत नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो अपने रूम में खड़ा है। तभी वहाँ पे वान वान आती है जो से कहती है इधर आओ, मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तभी वो उसके पास आता है। वो से कहती है अपनी शर्ट उतारो। तो वो एक बार नहीं उतारता। वो फिर से कहती है अपनी शर्ट उतारो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम शर्मा क्यों रहे हो। तभी वो कहता है हाँ तुम भी तो मेरी वाइफ हो ना। और वो सच में उसके सामने अपनी शर्ट उतार देता है और वो वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वो उसकी बॉडी को घूर रही है और उसे ऑकवर्ड सा फील होता है। कुछ देर के बाद वो बैठ जाता है और कहता है अब देखना बंद करो, अब इलाज शुरू करो। और वो उसका इलाज करने लगती है। वो पॉइंट टू पॉइंट नीडल चुभोती है जिससे उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है और वो कुछ देर के बाद सो जाता है। और वान वान कहती है कि इस बार मैं तुम्हें सफर नहीं करने दूंगी। पिछली बार मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक बनाया था, उसे नहीं समझा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और उसकी आंखों से आंसू उसके हाथ पे गिर जाते हैं। तभी वो साइड टेबल में चुपचाप सो जाती है। और ये सब फू टिंगचान समझ जाता है और वो सोचता है ये सिली गर्ल रो क्यों रही है, क्या ये मेरी वजह से रो रही है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि वान वान अंदर आती है। तभी वो मिस्टर फू के फैमिली की बातें सुन लेती है, उसके मॉम एंड डैड की। उसकी स्टेप मॉम है, मॉम उसकी पहले ही मर चुकी है। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैं उसे कभी अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और उसके डैड भी कहते हैं वैसी लड़की से तो फू टिंगचान कवारा ही रहता तो ज्यादा अच्छा होता। तभी वहाँ फू टिंगचान आ जाता है जो अपने डैड से कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कहने की, ये फू फैमिली की इकलौती मैडम है। ये सुन के उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं। तभी वो उससे कहता है कि वैसे भी मेरी मॉम 20 साल पहले मर चुकी हैं और जिस दिन मेरी मॉम मरी थी उस दिन आप भी मेरे लिए मर गए थे। आपने मेरी मॉम को चीट किया था और मैं इस लेडी को कभी भी अपनी मॉम नहीं कह सकता, ये है मेरी वाइफ। और वो अपनी वाइफ को उन दोनों के सामने ही ब्लैक कार्ड देता है और कहता है जाओ तुम शॉपिंग पे जाओ। तभी वान वान कहती है मुझे शॉपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे फिर भी भेजता है और कहता है तुम जाओ, तुम्हारा हक बनता है। फू फैमिली किस लिए कमा रही है, तुम्हारे लिए ही तो कमा रही है। और वो सच में शॉपिंग के लिए चली जाती है। हम पीछे देखते हैं कि उसके डैड एंड स्टेप मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में है। हम देखते हैं वो एक शोरूम में जाती है और जैसे ही वो एक ड्रेस को ट्राई करने के लिए कहती है तभी वहाँ की सर्वेंट उसे कहती है कि क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो। तभी वो कहती है मुझे इसे ट्राई करना, अफोर्ड करना ना करना वो बात की बात है। ये ड्रेस यहाँ शोपीस के लिए तो नहीं है, ये यहाँ दिखाने के लिए ही है ना। वो सर्वेंट से बात करिए। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसके साथ एक बुढ़ा सा इंसान है। उसे देख के वान वान कहती है क्लासमेट तुम यहाँ। तभी वो लड़की कहती है ओहो तुम इस ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकती ना। और वो सर्वेंट को कहती है मुझे ये ड्रेस लेनी है, मुझे एक बार इसे ट्राई करना है। तभी उसका शुगर डैडी भी कहता है कि हाँ तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो। तभी सर्वेंट भी उसे कहती है ये हुई ना बात मैडम, आप पसंद कीजिए, आपको जो भी चाहिए मैं आपको लेके दूंगी। तभी हम देखते हैं वो ड्रेस को ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है और उसका शुगर डैडी हमारी वान वान के ऊपर नजर टिकाता है और कहता है अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तभी वहाँ पे उसकी क्लासमेट आ जाती है जो कहती है कि अरे जैंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, अगर ये मानती है तो ये मेरी मर्जी है, मैं अपने पैसे किसके ऊपर स्पेंड करूंगा। तभी उसकी क्लासमेट कहती है ये पता नहीं कैसी लड़की है, इसको पता नहीं कितनी बीमारियां हैं। और ये सुन के वान वान उसे 2-3 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम वैसे भी अपने से कुछ नहीं करती और तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या खरीद सकती हूँ, अपना मुंह बंद रखो। तभी जैंग भी कहता है कि अरे अगर वान वान मेरे से कुछ लेना चाहती है तो मैं उसके लिए लेके दूंगा। तभी वहाँ पे अंकल जियो आ जाते हैं जो कहते हैं तुम्हें पता भी है ये लेडी कौन है, ये हमारे घर की लेडी है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है अंकल याओ आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। और वो सर्वेंट को इशारा करती है कि मेरे लिए ये भी पैक करो, ये भी पैक और इन सारे बैग्स को भी पैक कर दो। उन सबको पैक करवाने के बाद वो अंकल जान के पास जाती है और कहती है कि अरे आपने कहा था ना आप मेरे लिए शॉपिंग करेंगे तो अब आप बिल दे सकते हैं। तभी कैलकुलेशन होती है और बिल बनता है 88.6 मिलियन। ये देख के जैंग कहता है कि अरे मेरा कार्ड तो गाड़ी में है, मैं अभी आया अपना कार्ड लेके। और वो वहां से चला जाता है।
है। ये देख के उसकी क्लासमेट भी कहती है कि अरे जैंग तुम कहाँ जा रहे हो, और उसे याद आता है कि मैंने तो टैग भी निकाल दिया, इस ड्रेस का अब मैं क्या करूंगी। तभी हम देखते हैं वॉन वॉन सर्वेंट को कहती है कि मुझे ये खुद ही उठाने पड़ेंगे, तुम्हें इसे उठाना चाहिए, और देखो ये रहा मेरे पास मेरा ब्लैक कार्ड। और वो ब्लैक कार्ड देख के हैरान हो जाती है। तभी अंकल याओ कहते हैं कि इन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर ऐसे शुगर डैडी की तो बिल्कुल भी नहीं। ये रहा इनका कार्ड, और वो कहती है कि इसकी पेमेंट करो, और पेमेंट करने के बाद वो सर्वेंट उसे उठाती है। तभी वॉन वन कहती है तुमने इसे हाथ कैसे लगाया, अब मैं इसे नहीं ले सकती, तुम्हें इसे रिटर्न करना होगा। तभी सर्वेंट कहती है ये पॉसिबल नहीं है, और तभी वहाँ उस शॉप का ओनर आता है जो सर्वेंट्स को कहता है कि सारा बिल वापस करो, और हाँ मैं तुम्हें दुकान से निकाल रहा हूँ। और वॉन वन वहाँ से चली जाती है, और जैसे ही उसकी क्लासमेट वहाँ से जाने वाली है तभी सर्वेंट कहते हैं तुमने इस ड्रेस की पेमेंट नहीं दी है, पहले पेमेंट करो। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वॉन वन घर आती है और वो टिंगचान के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। और वो एक टाई उसके गले में लगाती है और कहती है तुम्हें पसंद आई, तो वो कहता है हाँ मुझे पहनाओ भी अब। और वो उसे टाई पहनाने लगती है, लेकिन टाई पहनाना तो उसे आती ही नहीं। वो काफी देर कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पाता। उसे याद आता है कि कैसे पास्ट लाइफ में फू टिंगचान उसका ध्यान रखता था और वो उसे हमेशा इग्नोर करती थी, और वो उसे बार बार टाई पहनाने की कोशिश कर रही है। तभी वो उसे अपनी ओर खींचता है। तभी वो कहती है अरे मुझे छोड़ो, और वो वहाँ से भाग के चली जाती है और वो टाई को देख के हंसने लगता है। हम देखते हैं वो रात को भी उसका एक्यूपेंचर से इलाज कर रही है। तभी फू टिंगचान कहता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अब तुम्हें दूसरे रूम में नहीं सोना चाहिए, हमें आज से एक ही रूम में सोना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। और वो दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वॉन वॉन फू टिंगचान को देख रही है और फू टिंगचान भी उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन वॉन वॉन अपनी आंखें बंद कर देती है और वो उसके हेयर्स को टच करता है और वो भी सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि वॉन वॉन के अंकल एंड आंटी से मिलने आए हैं। तभी वहाँ खड़ी सर्वेंट उन्हें कहती है कि हमारी मैडम अभी सोई हुई है, कल रात को उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था इसलिए वो अभी रेस्ट कर रही हैं, आपको यहाँ उनका वेट करना होगा। और तभी उसकी आंटी उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमसे ऐसे बात करोगी, वो हमारी बेटी है और उसे कहो जाके। तभी वो कहती है यहाँ पे हमारे रूल्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे फू फैमिली के रूल्स चलते हैं। और जैसे ही उसकी आंटी उसे थप्पड़ लगाती है तभी वहाँ पे शैन शी भी आ जाती है जो आंटी वैन को थप्पड़ लगा देती है। ये सब वहाँ पे वॉन वॉन देख लेती है और जैसे ही वॉन वॉन आती है तो वो शैन शी को थप्पड़ लगाती है और वो आंटी वैन से कहती है जो आपके साथ इन्होंने किया आप बैक करो, और वो उनके साथ बैक करती है। तभी वो आंटी को थप्पड़ लगाती है और उन्हें जबरदस्ती कुछ खिलाने लगती है। ये सब देख के अंकल शैन कहते हैं कि अरे बेटा हम फैमिली है, ऐसा क्यों कह रही हो। तभी वो कहती है अंकल आपको तो पता है कि आंटी बैंग कौन है, फू टिंगचान को उन्होंने ही पाला है, अगर ये सब फू टिंगचान को पता चला तो बहुत बुरा होगा। ये सुन के उसके अंकल कहते हैं बेटा आफ्टर ऑल हम फैमिली है और हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि हम आपको आपकी डाउरी गिफ्ट्स दे सकें। और तभी वो कहती है आपका काम हो गया तो आपको यहाँ से जाना चाहिए। तभी शैन शी कहती है कि अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे से नीचे रहूंगी, वैसे भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मैं मैंग फैमिली के बेटे से शादी करने वाली हूँ और मैंग फैमिली के साथ शैन फैमिली का स्टेटस ऊपर हो जाएगा। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वॉन वॉन आंटी वैंग को एक सूप बनाने की डिश देती है। तभी दूसरी तरफ फू टिंगचान काम कर रहा है और वॉन वॉन वहाँ उस सूप को लेके आती है। जैसे ही वो सूप रखती है और उसका पैर फिसलता है और वो जाके फू टिंगचान की गोद में बैठ जाती है और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और वो शर्मा जाती है। जैसे ही वो पीछे देखती है अरे यहाँ तो लाइव मीटिंग चल रही है और वो घबरा के वहाँ से उठ के चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शैन शी मैंग फैमिली के बेटे के साथ घूम रही है। तभी वो कहती है कि अरे मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, तुम्हें पता है मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे जेलस करती है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बस मुझे तुमसे तो फन करना है। तभी वो अपनी रेड फरारी में जा रहा है, आगे से वॉन वॉन की गाड़ी गुजरती है और उन दोनों की टकरान हो जाती है। ये देख के मिस्टर मैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी कार से एक हॉकी स्टिक निकालते हैं और वो वॉन वॉन को कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी गाड़ी को कैसे हर्ट किया। तभी वहाँ पे वांग वांग बाहर उतरती है और कहती है तुमने रेड लाइट नहीं देखी थी, ये तुम्हारी गलती है। तो वो कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं किस फैमिली का बेटा हूँ, मैं मैंग फैमिली का बेटा हूँ और आज
तक इस सिटी में किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। तभी वान वान कहती है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी गलती है ना कि मेरी गलती है, तुमने मेरी कार को चोट पहुंचाई है, इसका हर्जाना तुम्हें देना ही होगा। तभी मिस्टर मैंग कहते हैं हर्जाने का तो पता नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से हर्जाना दूंगा। ये सुन के वो उसे थप्पड़ लगा देती है। वहाँ खड़े सब लोग देख रहे हैं और कहते हैं कि मैंग फैमिली से लड़ाई करने की हिम्मत किसको हुई। तभी वहाँ पे वान वान के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो उसे रोक लेते हैं। जैसे ही वो उसे रोकते हैं तभी मिस्टर मैंग के बॉडीगार्ड वहाँ आ जाते हैं जो वान वान के बॉडीगार्ड्स को पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि शैनशी कहती है मिस्टर मैंग जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं, और मिस्टर मैंग उसे किस करने लग जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ फू टिंग-चान आ जाता है और उसके गार्ड्स भी उसके साथ है और उसके गार्ड उन कप को पकड़ लेते हैं और वांग वांग अपने फू टिंग-चान के पास चली जाती है। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं किस फैमिली का हूँ, तुम मुझे नील डाउन कैसे करवा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैनशी पहली बार फू टिंग-चान को देखती है और कहती है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दूसरी तरफ मिस्टर मैंग चिल्ला रहा है और कह रहा है कि तुम होते कौन हो, तुम्हें पता भी है मेरे डैड कौन है। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और वो अपने डैड को कहते हैं कि डैड देखो ना इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, और उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है ये फू फैमिली के यंग मास्टर है। और वो नीचे बैठ के घुटनों के बल बैठ के उससे माफी मांगते और कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, ये रहे मेरी तरफ से 50 मिलियन, जैसा आपको करना है आप कर सकते हैं। तभी फू टिंग-चान कहता है 50 मिलियन, आपने मेरी वाइफ को समझ के क्या रखा है, अगर इसने किसी और के साथ ऐसा किया होता मैं फिर भी इसे छोड़ देता, लेकिन इसने मेरी वाइफ के साथ ऐसा किया है इसलिए आपकी कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तभी ये सुन के मिस्टर मैंग वहीं पे रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वान वान कहती है ये मेरी कजन सिस्टर की वजह से हुआ है। तभी मिस्टर मैंग उठते हैं और शैनशी को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी में घर आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही वांग वांग सो जाती है। तो फू टिंग-चान उसे अपनी गोद में उठाता है और वहाँ खड़ी मिस्ट्रेस को ऑर्डर देता है और कहता है कि मैडम के क्लोथ चेंज करवाओ और उन्हें रेस्ट करने दो। वो उसे बेड पे रखने लगता है। तभी उसने उसका गला पकड़ के रखा और कह रही है कि फू टिंग-चान प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और वो उसे सुला के उसके पास ही लेट जाता है और वो उसे ही देख रहा है। तभी वो उसके कंधे पे सिर रख लेती है और वो आराम से सो जाती है। फू टिंग-चान को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और वो उसे कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वो उसे फिर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी, प्लीज मुझसे कभी भी अलग मत होना। ये सब बातें फू टिंग-चान सुन रहा है और जो कहता है तुम टेंशन मत लो, और वो उसे सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं फू टिंग-चान और वान वान उठती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा खड़े हैं जो कहते हैं तुम दोनों उठ के चलो, मैंने तुम्हारे लिए पावर के लिए सूप बनाया, इसे पी लो, और वान वान तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, तभी तो तुम मुझे ग्रेट ग्रैंडसन दे सकती हो। ये सुन के वो वहाँ से चली जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्माती है और फू टिंग-चान भी वहाँ से चला जाता है। रात को वो दोनों अपनी नाइट ड्रेस में हैं और वो बात लेके आती है। तभी उसे फू टिंग-चान देख रहा है और वो फू टिंग-चान को देखती है और कहती है क्या हुआ। तो वो उसे गोद में उठा के उसके करीब जाने लगता है। तभी वो कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं प्लीज, और वो पीछे हट जाता है। कुछ देर के बाद वो उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर लेके आता है और कहता है इसे पियो, और वो उस पानी को पी लेती है। हम देखते हैं शैन फैमिली में सब कुछ पता चल गया है कि शैनशी ने क्या किया है। तभी उसके डैड कहते हैं कि अरे मैंग फैमिली तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, वो भी तुम्हारी वजह से, अब हमारा क्या होगा। शैनशी तुमने सब कुछ खराब कर दिया, अब हमारे पास एक ही चारा है, तुम्हें वान वान से माफी मांगनी होगी। नेक्स्ट डे वो सब वांग वांग से माफी मांगने आते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं। तभी उसके अंकल उसका नाम चिल्ला रहे हैं वान वान मैं तुम्हारा अंकल हूँ, वान वान प्लीज यहाँ आओ। अंदर से वान वान और आंटी वैंग देख रही है। तभी वान वान कहती है आंटी वैंग आपके लिए एक आइडिया है, और वो उसके कान में कुछ बड़बड़ाती है। तभी आंटी वैंग बाहर जाती है और झाड़ू लेके बाहर जाती है और वो झाड़ू लगाने लगती है और शैन फैमिली पीछे हटने लगती है कि अरे ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ देर में वहाँ वान वान आ जाती है। तो वान वान को देख
के शैनशी और उसके अंकल आंटी कहते हैं कि अरे अच्छा हुआ तुम बाहर आई, हमें पता था तुम अपनी फैमिली को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो। तभी वो कहती है कि मैं आपसे अपने सारे टाइज तोड़ने आई हूँ, इस पे साइन करो। ये सब सुन के उसकी आंटी कहती है हमने तुम्हें बड़ा किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो कहती है कि आपने मुझे बड़ा किया है, मैं घर का सारा काम करती थी, उसके बाद मैं स्कूल जाती थी, हर एक चीज मैं करती थी। अब आप मुझे कह रही हैं कि आपने मुझे बड़ा किया है, आप तब कहाँ थी। तभी उसके अंकल कहते हैं कि बेटा मुझे पता है ये सब इनकी गलती है, लेकिन अब से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो कहती है कि अंकल आपने पहले कभी मेरा साथ नहीं दिया, अब आप मेरा साथ दोगे, और हाँ अगर आप इस पेपर में साइन नहीं करोगे तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इस पेपर पे साइन करने के लिए। तभी वहाँ पे फू टिंगचान आ जाता है जो कहता है जैसा मेरी वाइफ ने कहा है वैसा करो, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लगता है मुझे शैन फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुन के मिस्टर शैन साइन कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। तभी अंकल कहते हैं कि चुपचाप चलो यहाँ से, जो हो गया वो हो गया, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन फैमिली जियांग फैमिली के पास जाती है हेल्प के लिए, और उन्हें बताती है कि फू फैमिली ने कैसे उनसे सारे टाइज तोड़ दिए हैं, अब ऐसा कैसे चलेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली उनसे सारे टाइज तोड़े, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तभी मिस्टर जियांग कहते फू फैमिली के खिलाफ तो मैं भी नहीं जा सकता। तभी उनकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि अरे ग्रैंडपा प्लीज आप इनकी हेल्प कर दीजिए, मुझे लगता है ये गलत नहीं है, आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए। और अपनी जिंग टोंग की बात सुन के मिस्टर जियांग कहते हैं ठीक है जैसा तुम कहो, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं शैन फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो मिस्टर जियांग मिस्टर फू से मिलने के लिए जाते हैं। तभी वो मिस्टर फू को कहते हैं कि अब हमारे यंग मास्टर कैसे हैं। तभी मिस्टर फू कहते हैं अभी तो वान वन उसका इलाज कर रही है एक्यूपेंचर से, और वो काफी हद तक ठीक है, मुझे लगता है अब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं कि अरे तुमने शैन फैमिली के साथ क्यों सारे रिश्ते तोड़े, वैसे भी शैन फैमिली आपकी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, क्योंकि वान वान की शादी टिंगचन से हुई है और वान वान शैंग फैमिली से है। तभी वहाँ पे फू टिंगचान आ जाता है जो कहता है कि अंकल चियांग आपको इस बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी वाइफ और मैंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, और हम शैन फैमिली के साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक टाइज ही तो तोड़े हैं। हम बाहर देखते हैं कि वान वान पूल साइड पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे जिंग टोंग आ जाती है जो से कहती है कि अरे तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि फू टिंगचान और मैं बचपन से ही साथ में हैं और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो उसके करीब जाके कहती है कि तुम खुद को ज्यादा मत बनो, वैसे भी तुम यहाँ से जाने वाली हो वान वन, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम फू टिंगचान की लाइफ से दूर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वान वन वहीं पे खड़ी है और जिंग टोंग कहती है तुम्हें देखना है तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, तुमने मुझे पानी में धक्का देने की कोशिश की ना, सबको यही लगेगा। तभी हम देखते हैं फू टिंगचान बाहर आ रहा है और जिंग टोंग खुद को पानी में धकेलने वाली है, उसने वांग वांग का हाथ पकड़ा है। तभी वान वन उसे ट्विस्ट करती है और खुद पानी में गिर जाती है। ये देख के फू टिंगचान खुद भी पानी में चला जाता है और वान वन को बाहर निकालता है। तभी जिंग टोंग कहती है ये इसने खुद किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये इसने पानी में खुद जंप किया है। तभी फू टिंगचान कहता है ये मेरी वाइफ है, और जिंग टोंग कहती है कि वान वन तुम खुद को एक्सप्लेन करो। तो वांग वांग डरते हुए कहती है कि हाँ मैं खुद ही गिरी हूँ, जियांग की कोई गलती नहीं है। ये सुन के डिंग चंग कहता है कि मेरी वाइफ से माफी मांगो, और उसके ग्रैंडपा भी कहते हैं कि बेटा माफी मांगो, और वो उससे माफी मांगती है। तभी फू टिंगचन वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफ को लेके, और पीछे से ओल्ड फू भी चले जाते हैं। हम देखते हैं मिस्टर जियांग और उनकी बेटी जिंग टोंग भी गाड़ी में है। तभी वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन हम फू फैमिली में थे, वहाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता था, अब तुम टेंशन मत लो, वैसे भी फू टिंगचन की बीमारी का इलाज हमारे पास ही है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो अपने हाथ में रखी एंटीडोट दिखाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फू टिंगचन वान वान को अच्छे से सुलाता है और उसे बहुत ही टाइटली कंबल उड़ाता है। तभी वो कहती है मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए ही तो मुझे ऐसा हुआ था, और फू टिंगचन भी सोने लग जाता है। वान वान बार बार कह रही है अब मैं ठीक हूँ, मेरे पीरियड्स भी चले गए हैं, हमें साथ रहना चाहिए, ये हो क्या रहा
रहा है। उसे याद आता है कि पास्ट लाइफ में तो वो उसके करीब आना चाहता था, लेकिन वो हमेशा उसे नहीं आने देती थी। अब जो वो बोल रही है तो फू टिंगचान सोच चुका है। तभी बाहर बारिश होने लगती है और थंडरस्टॉर्म आने लगता है और फू टिंगचान की तबीयत खराब होने लगती है। वन वन ये देख लेती है, जो फू टिंगचान को कहती है, टिंगचान तुम्हें क्या हुआ, मैं यही हूँ। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसकी आंखों में रेडनेस है और ये देख के वो उसे किस कर देती है और उसकी आंखें थोड़ा लाइट महसूस करती हैं और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और वो कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तभी वो उसके क्लोज आने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दूंगा और वो उसे किस करने वाला है, लेकिन उसे फिर से वही सीवियर अटैक आता है और उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती है और वो उसका गला पकड़ लेता है। हम देखते हैं वन वन कह रही है, टिंगचन क्या हुआ, प्लीज मुझे छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन टिंगचन को तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। तभी वो एक नीडल लेती है जो उसके गले में चुभा देती है और टिंगचन वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वन वन सोचती है, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पिछले कुछ दिनों से तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी चल रही थी। वो उसकी पल्स देखती है और उसे पता चलता है कि इसे तो किसी ने पॉइजन दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो दोनों बाहर खड़े हैं। तभी वन वन फू टिंगचन को बताती है कि तुम्हारी पूरी बॉडी में पॉइजन है, तुम्हें किसी ने बचपन में ही पॉइजन दिया था और उसी के पास इसका एंटीडोट होगा। जैसे ही टाइम आगे बढ़ता जाएगा ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी में और ज्यादा घुलता जाएगा। तभी फू टिंगचन कहता है, तो क्या हुआ, मैं मरूंगा ही ना, इसके अलावा क्या होगा। तो वन वन कहती है, ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं मरोगी, मैं अपने पेरेंट्स को खो चुकी हूँ लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो फू टिंगचन कहता है, एक न एक दिन तो सबको मरना ही होगा ना। तभी वो कहती है, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही दूंगी तुम्हारी ट्रीटमेंट का। तभी मैं सोचूं कि ग्रैंडपा क्यों चाहते थे मैं एक्यूपंक्चर सीखूं, मैं मेडिसिन की पढ़ाई सीखूं, मैं चाइनीज मेडिसिन पढ़ूं। और वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी मरने नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो भी उसे गले लगा के कहता है, डोंट वरी, मैं नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू टिंगचान आंखों में पट्टी बांधे हुए वन वन को अंदर लाता है और वो उसकी आंखें खोलता है। तभी वो वहाँ रखे हुए बहुत सारे गिफ्ट्स को देखती है। जैसे ही वो वहाँ रखे हुए गिफ्ट्स को देखती है कहती है, क्या ये कल की पार्टी के लिए है, कल ग्रैंडपा का बर्थडे है ना। तभी फू टिंगचन कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है ना कि ग्रैंडपा के लिए। तो वो कहती है, हमें ग्रैंडपा के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना होगा, उन्हें भी तो गिफ्ट देनी है ना। तो वो कहता है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट डे बैंक्वेट हॉल में जहाँ ग्रैंडपा का बर्थडे होने वाला है, तभी हम देखते हैं कि फू पिंग अनाउंस करते हैं सबको कि मेरा बेटा रॉड से वापस आ गया, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, ये रहा मेरा बेटा टिंगचुआन। और वो स्टेज पे चले जाते हैं और फू पिंग के साथ उसकी वाइफ भी बैठी हुई है। तभी सब लोग बात कर रहे हैं, ये तो वही है ना, ओल्ड फू ने इसे फैमिली से निकाल दिया था और अपनी पूरी फैमिली फू टिंगचान के पास दे दी थी। ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे पता नहीं, और ऊपर से इसकी वाइफ तो इसकी मिस्ट्रेस थी ना, और ये मिस्ट्रेस का बेटा है। तभी हम देखते हैं फू पिंग फिर से अनाउंस करता है और कहता है कि ये रहा मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ आप सब इसका ध्यान रखें। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ग्रैंडपा तो यहाँ अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मिलाने वाले थे, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और ग्रैंडपा को देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सब लोग मेरे बर्थडे पे आए और आज मैं आप सबको अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वन वन ने ब्लैक और ग्रे कलर का गाउन पहना है, बार्बी गाउन, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। सब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं, नो डाउट फू टिंगचन इसके पीछे क्यों पागल है, क्योंकि पूरी कंट्री में इससे सुंदर लड़की हमें कभी नहीं मिलेगी, ये बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी फू टिंगचन उसके पास जाता है और अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसे पकड़ के नीचे लाता है, कहता है, वाइफ धीरे धीरे आओ। जैसे ही वो आगे आने लगती है तभी वहाँ पे जियांग डिंग डोंग आ जाती है और जो अनाउंस करती है कि ग्रैंडपा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, और वो अपना गिफ्ट दिखाती है जो बहुत ज्यादा महंगा है। तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है, वन वन तुमने भी तो ग्रैंडपा के लिए कुछ न कुछ लाया होगा। तो वो कहती है, हाँ मुझे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसने ग्रैंडपा के लिए पुरानी सीडीज लाई थी सॉन्ग्स की, जो ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है जो उसे बताती है, मैडम आपकी सीडीज किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी है। तो वांग वांग कहती है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन है। दूसरी तरफ जिंग डोंग उसे फिर से कहते, लगता है तुमने ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट नहीं ली है।
तुम इस पोजीशन के लायक ही नहीं हो, क्योंकि ग्रैंडपा का आज बर्थडे है और तुम उनकी ग्रेट डॉटर इन लॉ हो। तुम्हारा फर्ज बनता था उन्हें गिफ्ट देने का, ना कि अपने लिए शॉपिंग करने का। तभी वो उसे धक्का देती है और कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए, मैंने आपके लिए क्लासिकल डांस परफॉर्म करना है। मुझे पता है आपको क्लासिकल बहुत ज्यादा पसंद है। और वो ब्लैक ड्रेस में सबके सामने डांस करती है और ग्रैंडपा भी देख रहे हैं और सब लोग उसे देख रहे हैं। और ये देख के डिंग चुआन की आंखों में कुछ और ही चल रहा है, उसे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तभी हम देखते हैं डांस खत्म होता है, ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश है और वो ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा मैंने कैसा डांस किया, और वो फू टिंग-चैन को भी पूछती है। तभी वो कहता तुमने बहुत अच्छा डांस किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जियांग जिंग डोंग का मुंह लाल हो चुका है गुस्से में। तभी ग्रैंडपा स्टेज में आते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी के 20% शेयर अपनी वान वान को देना चाहता हूँ। तभी वो एग्रीमेंट लेके आते और कहते हैं वान वान इस पे साइन करो। तभी वहाँ पे फू पिंग आ जाता है जो कहता है डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये फू फैमिली सबकी फैमिली है और आपको आज ये सब कुछ टी चुंगवान के लिए करना चाहिए था, ना कि वान वान के लिए। वो तो बाहर का खून है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड, आपका दिमाग खराब हो चुका है। तभी वो कहते हैं कि ये मेरी मर्जी है और वहाँ पे फू टिंग-चुआन भी चला जाता है जो कहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ये हमारी फैमिली की बात है। तभी वान वान भी कहती है कि आपको हमारे बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने जो किया है आपको उस बारे में सोचना चाहिए, आपने कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। तभी ओल्ड फू कहते हैं मैं नहीं चाहता फू पिंग, मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने एम्बेरस करूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। हम देखते हैं वो वॉशरूम जाती है और वो अपने ड्रेस चेंज करने अंदर आई है। तभी उसे बाहर से कोई लॉक कर देता है, जिसने उसे बाहर से लॉक किया है वो तो जिंग टुआन है। और वो उसकी बाहर रखी हुई ड्रेस को देखती है और कहती है इसी के साथ मैं फू टिंग-चैन को अपने पास बुलाऊंगी, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, फिर तुम फू टिंग-चैन को क्या करोगी। तभी वो एक सर्वेंट को कहती है कि तुम जाके फू टिंग-चैन को कहो कि आपकी मैडम आपका वेट 2nd फ्लोर के 3rd रूम में कर रही है। तभी वो जाने लगता है लेकिन वो डिंग चुआन से टकरा जाता है और डिंग चुआन उसे कहता है तुम्हें दिखता नहीं है। तो वो कहता है कि सॉरी सर, मुझे फू टिंग-चैन को कुछ बताना था कि उनका वेट उनकी मैडम 2nd फ्लोर के 3rd रूम में कर रही है। तभी ये डिंग चुआन कहता है कि ठीक है, तुम्हें ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद भाई को बता दूंगा। और वो उस रूम में चला जाता है जिस रूम में जिंग टॉन ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है, जो ड्रेस वान वान की है। तभी वो लाइट ऑन करने लगता है लेकिन जिंग टॉन कहती है लाइट ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे अपने क्लोज खींचने लग जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी अभी चल ही रही है। तभी वही सर्वेंट फू टिंग-चुआन के पास आता है और उसे कहता है कि सर आप गए नहीं, आपका मैडम वेट 2nd फ्लोर के 3rd रूम में कर रही हैं। ये सुन के फू टिंग-चुआन वहाँ जाने लगता है। तभी सर्वेंट कहता है मैंने आपके भाई को कहा था आपको बताने के लिए, लेकिन उन्होंने शायद आपको नहीं बताया होगा। और फू टिंग-चुआन वहाँ से चला जाता है और उसे समझ आता है कि यहाँ चल क्या रहा है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे वान वान की आवाज सुनाई देती है और वो रेस्ट रूम की तरफ जाता है। तभी वो दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है तो वान वान अंदर ही है, तो दरवाजा तोड़ देता है। तभी वान वान भाग के उसके पास आ जाती है और वो कहती है मेरी ड्रेस को टाइटन कर दो, और वो उसकी ड्रेस को टाइट करने लगता है। तभी उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो होने लगता है, दोनों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन फू टिंग-चैन वहाँ से जाने लगता है तो वान वान उसे पीछे से गले लगा लेती है और वो उसे कहती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और वो उसके लिप्स पे किस कर देती है और वो उसे उठा के रूम में ले जाता है जहाँ आज उनकी फर्स्ट नाइट हो जाती है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वान वान उठी हुई है और वो फू टिंग-चैन को देख रही है। तभी फू टिंग-चैन उठता है तो वान वान वहाँ से उठ के चली जाती है और वो अंगड़ाइयाँ लेती हुई बाहर आती है। तभी ऊपर से जिंग डोंग आती है जो उसे कहती है तुम्हें पता है मैं किसके साथ थी रात को, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम पे चीट किया है और तुम्हें अब उसे छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे भी फू टिंग-चैन आज के बाद मेरे साथ रहेगा क्योंकि वो कल रात को मेरे साथ था। तभी वान वान कहती है लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी जिंग टोंग कहते हैं मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया है। तभी पीछे से फू टिंग-चैन आ जाता है जो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सर्वेंट वहाँ पे बात कर रहे हैं और कहते हैं
जियांग फैमिली की डॉटर ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी के साथ रात को सो गई, वो भी शादी से पहले। ये सब कुछ सोच के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे याद आता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं किसके साथ थी, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं ये सब डिंग चुआन ऊपर से देख रहा है और उसे पता चल जाता है कि वो रात को किसके साथ था। जैसे ही वो ऊपर आता है, ऊपर उसका वेट फू डिंगचन कर रहा है, जो उसे कहता है तुम रात को करने के वाले थे, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और वो उसके बाजू पकड़ के उसे नीचे गिराने वाला है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वो उसका बाजू तोड़ देता है और कहता है अगली बार मेरी वाइफ की तरफ गंदी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं फू टिंगचन और वान वन घर आते हैं और ग्रैंडपा उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी फू टिंगचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हें क्या खाना है। और तभी वहाँ पे फू पिंग और उसकी वाइफ और डिंग चुआन आ जाते हैं। तो फू पिंग कहता है डैड देखो फू टिंगचन ने क्या किया है, ये इसका भाई है, इसने अपने भाई का हाथ तोड़ दिया। वो भी कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैंने इनकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। और ग्रैंडपा सब कुछ आराम से सुन रहे हैं और सबकी बातें देख भी रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी फू टिंगचन कहता है कि मुझे क्या करना है, तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें से माफी मांगनी होगी। तभी वेंग ही यानी कि डिंग चुआन की मॉम भी कहती हाँ मुझे माफी चाहिए। तभी वान वन कहते हैं माफी किस बात की, इस लड़के के लिए आप माफी मांग रहे, कम से कम अपने बेटे के बारे में पता तो लगा के आइए कि उसने किया क्या है। तभी वैनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो चक्कर का नाटक करती है, नीचे गिर जाती है। तभी फू पिंग कहता है कि अरे क्या हुआ वैनी वैनी, और उसके बेटा भी कहता है वैनी। और तभी फू पिंग कहता है कि तुम कैसी डॉटर इन लॉ हो, तुमने अपनी मदर इन लॉ को हार्म कर दिया। तभी वान वन उठती है और कहती है कि मैंने एक्यूपेंचर सीखा है, मैं अपनी मदर इन लॉ का इलाज कर सकती हूँ। और वो पिन निकालती है। तभी पिन देखते ही वैनी उठ जाती है और कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो वान वन कहती है मैं कैसी अच्छी डॉटर इन लॉ हूँ ना, मेरी पिन दिखाते ही मेरी मदर इन लॉ उठ गई। तभी ओल्ड फू कहते हैं फू पिंग ये सब तुम्हारी ही गलती है, मैं इन सब चीजों में बीच में नहीं बोलने वाला। तो वैनी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आपने कभी मुझे इस घर में रहने का दर्जा नहीं दिया, कम से कम मेरे बेटे के बारे में तो सोचिए, वो आपके ही घर का ब्लड है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब डिंग चुआन की गलती है। तो वैनी कहती है लगता है वान वान ने इसे सड्यूस किया होगा। और डिंग चुआन भी कहता है कि वान वान ने ही इसे सड्यूस किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फू टिंग चुआन को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है और वो चाकू लेता है और वो उसको मारता है जो डिंग चुआन के लेग पे लगता है। और वो रोने लगता है और कहता है कि डैड मुझे बचा लो। तभी फू पिंग कहता है यहाँ पे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाने लगता है, लेकिन फू डिंग चुआन मना कर देता है और कहता है पहले मेरी वाइफ से माफी मांगो। तो फू पिंग अपने पापा को कहता है कि प्लीज आप तो मेरी हेल्प कीजिए। तभी ओल्ड फू कहते हैं मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं वैनी घुटनों के बल बैठ के माफी मांगने लगती है और खुद को थप्पड़ लगाने लगती है कि ये मेरी ही गलती है, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं फू डिंग चुआन कहता है आज के बाद फू फैमिली का आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब निकल जाओ यहाँ से। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि फू टिंग चुआन अपने रूम में, तभी पीछे से वान वान आती है और उसे गले से लगा लेती है और वो उसे कहती है कि हमने अभी तक वेडिंग फोटोज नहीं ली है, प्लीज हमें बाहर जाना चाहिए वेडिंग फोटोज के लिए। और वो भी उसकी बात मान जाता है। वो दोनों वेडिंग फोटोज लेने के लिए स्टूडियो गए हैं। तभी वान वान वेडिंग ड्रेस पहन के आती है व्हाइट कलर की और फू टिंग चुआन उसे देख रहा है। तभी वो कहता है अच्छी तो है लेकिन तुम्हें दूसरी ट्राई करनी चाहिए। और वो दूसरी ट्राई करने के लिए चली जाती है। तभी फू टिंग चुआन अंकल याओ को कहता है यहाँ जितने भी लोग हैं सबको बाहर निकालो। और वो सबको बाहर निकाल देता है। तभी वो फिर से एक बहुत ही प्यारी ड्रेस के साथ वो परी की तरह लग रही है बाहर आती है और फू टिंग चुआन उसे देख के तो बिल्कुल मदहोश हो जाता है। तभी वो अंकल याओ को कहता है मैंने आपको भी कहा है, और वो भी बाहर चले जाते हैं। हम देखते हैं जैसे ही वान वन उसके करीब आती है तो वो उसे देखता ही रहता है और अपने क्लोज कर लेता है। तभी वो कहती है यहाँ कर क्या रहे हो, ये स्टूडियो है। तो वो कहता है मैं स्टूडियो को खरीद लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो उसे उठा के एक टेबल पे रख देता है और वो उसके लिप्स पे लिपस्टिक लगाता है और कहता है कि मुझे तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, हमेशा मुस्कुराती हुई, हमेशा खुश। तभी वान वान उसके लिप्स पे किस कर देती है और फू टिंग चुआन भी उसे किस करने लगता है। देखते हैं वो वेडिंग फोटोज लेके बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर ही उन्हें जिंग टोंग और जैन रैन मिलते हैं और जिंग टोंग जैन रैन को बताती है ये यही लड़की है, इसने फू टिंग चुआन को सड्यूस किया है ताकि
ताकि वो उसके साथ रह सके। आपको पता है सिस्टर, मैं एक बार इनके घर गई थी तो इसने पूल में गिरने का नाटक भी किया था ताकि मैं माफी मांग सकूं और मुझे मांगनी पड़ी थी। ये सब सुन के जैन रैन कहती है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। हम देखते हैं रात को वो सब एक क्लब में मिलते हैं, फू डिंग चुआन, वॉन वॉन और जैन रैन। तभी जैन रैन कहती है कि हमें गेम खेलनी चाहिए और वो गेम खेलने लगते हैं। तभी जैन रैन का पासा पलटता है, उसकी किंग आता है। तभी वो अनाउंस करती है जिसके पास 2 नंबर है वो 6 नंबर वाले को किस करेगी, और जो 2 नंबर है वो 1-1 के पास है और 6 नंबर जो है एक मोटे से भद्दे आदमी के पास है। तभी वो उठती है लेकिन फू डिंग चुआन उसे रोक लेता है और वो उस मोटे भद्दे आदमी का कार्ड खरीदने लगता है। तो जैन रैन भी उसके लिए बिड करती है लेकिन फू डिंग चुआन जीत जाता है और वो अपनी वाइफ यानी कि 1-1 को कहता है अब कार्ड मेरे पास है तो तुम मुझे किस कर सकती हो, और वो उसके गाल पे किस कर देती है। ये सब देख के जैन रैन रेस्टरूम के लिए निकलती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो गलत रूम में एंटर हो जाती है जहाँ बहुत सारे लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और उसे फिर याद आता है कि मुझे उस लड़की को बचाना चाहिए। और वो अंदर जाके उन लड़कों को कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, जाने दो इस लड़की को। तभी एक लड़का उठता है और कहता है अच्छा इसे जाने दो तो तुम हमारे साथ रहोगी क्या। और तभी हम देखते हैं जैन रैन उसे गुस्सा मार देती है और दूसरे लड़के को थप्पड़ लगा देती है। तभी 2 लड़के उसे पकड़ लेते हैं और एक उसके सिर पे बॉटल मारने वाला है, लेकिन 1-1 वहाँ आ जाती है जो अपनी सुई से उस बॉटल को नीचे गिरा देती है और भाग के आगे उस बॉटल को उस आदमी के सिर पे फेंक देती है और कहती है इसे जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और जैन रैन को छुड़वा लेती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं फू डिंग चुआन सोच रहा है ये हो क्या रहा है, 1-1 के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी बाहर आती है 1-1 और जैन रैन जो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। तभी जैन रैन कहती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम दिखने वाली कुछ और हो, आखिर में तुम कुछ और हो, तुमने आज मेरी हेल्प की नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तभी 1-1 भी कहती है तुमने उस लड़की की हेल्प की ना, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो उन दोनों को देख के फू डिंग चुआन कहता है यहाँ हो क्या रहा है, तुम पहले तो एक दूसरे से ऑकवर्ड बिहेव कर रही थी, अब क्या हुआ। तभी वो दोनों कहती है तुम्हें नहीं पता ना ये गर्ल्स टॉक है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जैन रैन भी 1-1 के लिए कॉफी लाई है और फू डिंग चुआन भी, और दोनों जिद करे मेरी पियो मेरी पियो मेरी पियो। तभी फू डिंग चुआन जैन रैन वाली कॉफी पी लेता है और फू डिंग चुआन अपनी कॉफी 1-1 को देता है और कहता है अब इसे पी लो। ये देख के जैन रैन वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जैन रैन क्लब आई है, तभी उसे एक लड़की रोकती है और कहती है अंदर जाना मना है, ये प्राइवेट रूम है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है वो बाहर से ही अपनी सिस्टर यानी कि जिंग टॉन की बातें सुन लेती है जो शैन शी के साथ बात कर रही है। उनका प्लान है कि वो 1-1 को मार देंगी। तभी जैन रैन अंदर चली जाती है और वो जिंग टॉन को कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पहले मैं तुम्हारी बातों में जरूर आई थी, जब मैं 1-1 से मिली वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी बहन हो और तुम्हारे दिमाग में इतना गलत भरा हुआ है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं उसे सीधे जाके बता दूंगी, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। तभी डिंग चॉन कहती है कि अरे सिस्टर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मेरी साइड हो ना कि उसकी साइड। तो जैन रैन कहती है मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं बस सच की साइड हूँ, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जिंग टॉन शैन शी को कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। हम देखते हैं कि जैन रैन बाहर रास्ते में जा रही है और वो फोन पे बात कर रही है 1-1 से कि जल्दी मिलो मुझे तुमसे बात करनी है। तभी एक गाड़ी उसे हिट कर देती है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं वो कोमा में है और उसी के पास फू डिंग चुआन और वॉन वॉन भी खड़े हैं। तभी फू डिंग चुआन कहता है कि 1-1 सब कुछ ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि ये खतरे से तो बाहर है लेकिन पता नहीं कब होश आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग टॉन और शैन शी आपस में बात कर रहे हैं। तभी वो शैन शी को कहती है अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और हाँ अगर तुम पकड़ी भी जाओ तो मेरा नाम मत लेना, मैंने तुम्हें पूरी तरह उसे मारने के लिए कहा था, तुमने तो उसे जिंदा छोड़ दिया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी शैन शी कहते मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, और जिंग टॉन वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में जैन रैन कोमा में है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है जो उसे सुई लगाने वाली है, लेकिन तभी 1-1 वहाँ आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड के पास बैठ जाती है। तभी वो कुछ समझ जाती है यहाँ हो क्या रहा है और वो बाहर चली जाती है। इसी का फायदा नर्स उठाती है और वो उसे सुई लगाने वाली है। तभी वहाँ पे फू डिंग चुआन और 1-1 आ जाते हैं और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं। जैसे ही वो उसका मास्क खोलते हैं तब पता चलता है ये तो शैन शी है, ये हो क्या रहा है।
है और वॉन वॉन ऑर्डर देती है कि इसे यहाँ से ले जाया जाए। तभी फू टिंगचुआन कहते तुम्हें कैसे पता चला? तो वॉन वन कहती है कि कोई भी नर्स अपना ट्रॉलर यहाँ छोड़ के नहीं जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा शक हुआ और मेरा शक यकीन में बदल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंशी को एक पिलर से बांधा गया है। तभी वॉन वन उसे थप्पड़ लगाती है तो वो कहती है मेरे फेस पे मत मारो, मेरा फेस खराब मत करो। तभी वॉन वन कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ तुमने जैन रेन को क्यों मारा? तभी वो कहती है कि ये मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी मारूं, मैं तो तुम्हें भी मारने वाली थी और हाँ हम दोनों कजन्स हैं, मुझे यहाँ से जाने दो, हमारी फैमिली ने तुम्हें बड़ा किया है। तभी वॉन वन कहती है अच्छा तुमने मुझे बड़ा किया है, मैं तुम्हें गिनवाती हूँ ना, तुमने कितनी बार मेरे साथ अच्छा किया। जब मैं 13 साल की थी, मैं डिशेस धो रही थी, तुमने चाकू मेरे पैर पे मारा था और तुमने जानबूझ के वो किया था। और वो फिर से उसे थप्पड़ लगा देती है तो शेंशी कहती है मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तभी वो कहती है जब मैं 15 साल की थी तो मैं एक्यूपेंचर सीख रही थी और ग्रैंडपा ने तुम्हें सिखाने के लिए मना किया था तो तुम मेरा हाथ तोड़ने वाली थी। तो शेंशी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वो कहती है जब मैं 16 साल की थी तो तुम्हारे क्रश ने मुझे प्रपोज कर दिया था और तुमने बेसमेंट में मुझे 3 दिन तक बंद रखा था। और वो उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। तभी वॉन वन फिर से कहती है शेंशी तुम रिग्रेट करोगी। तभी शेंशी कहती है हाँ मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने तुम्हें नहीं मारा इसलिए मैं रिग्रेट कर रही हूँ। तभी फू टिंगचुआन वहाँ आ जाता है जो उसे कहता है कि अरे वॉन वन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ। और वो ऑर्डर देता है कि जीप काट दी जाए और इसे स्नेक्स के बीच में फेंक दिया जाए और शेंशी चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फू टिंगचुआन थोड़ा गुस्सा करने लगता है लेकिन वॉन वन कहती है मैंने तुम्हें कहा है ना जब भी तुम गुस्सा करोगे तो वो सब एक्टिवेट हो जाएगा, अब तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम ठीक से रहोगे। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो घर आ गई है और वो बाहर खड़ी है। तभी वॉन वन कुछ सोच रही है कि मेरी कैसी फैमिली, मेरे पास कोई नहीं है। तभी आसमान में बहुत सारे क्रैकर्स फटते हैं और पीछे से एक प्यारा सा बुके लेके फू टिंगचुआन आता है जो से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ और तुम मेरी फैमिली हो। और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे रिंग दिखाता और कहता है कि अब बताओ कौन ना मेरी फैमिली तुम। और वो उसे रिंग पहनाने के लिए हाथ आगे मांगता है। तभी वॉन वन अपना हाथ दे देती है और वो उसे रिंग पहना के उसे गले से लगा लेता है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।